नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शशांक गौरव और शुरुआत कर चुके हैं एक और बहुत ही शानदार से दमदार से जानदार से सेशन की। तो सभी लोग बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए और बता दीजिए बेटा, सारी चीजें क्लियर चल रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सभी लोग बढ़िया तरीके से मुझे यहाँ पर बता दें कि सारी चीजें बहुत दमदार तरीके से चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइए बढ़िया तरीके से और आंसर करेंगे बहुत सारी चीजें। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन, क्या बात है। और एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दें। रोजाना हमारी क्लास ये चलती है और क्लास को किसी भी दिन किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है, इसका आप खासा ध्यान रखें। ये बात मैं आपसे रोज कहता हूं। क्यों कहता हूं कि भैया यदि आपने किसी दिन क्लास को मिस कर दिया तो आप तो नहीं आए, लेकिन बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहेंगे और वो प्रेजेंट रहेंगे, उनसे चीजें बनेंगी तो वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत तो आगे रहेंगे। और उस दिन का पढ़ाया यदि पेपर में आ गया तो फिर दिक्कत में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्लास आपकी मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है। यदि इस क्लास की हम चर्चा करें तो ये क्लास जो है वो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। चाहे हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसके लिए तो है ही। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, आपका यूपी पुलिस, आपका बिहार पुलिस, आपका एमपी पुलिस, आपके हर एग्जाम के लिए आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को बड़े ध्यान से, बड़े मन से जो है वो पढ़िएगा। काफी सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के पहले सवाल, पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आंसर करेंगे। सवाल है, अंतिम पल्लव शासक कौन था? दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सभी को करना है आंसर, फटाफट करेंगे बेटा। क्या होने वाला है राइट आंसर, जल्दी से मुझे बताएंगे। सवाल आपसे क्या पूछा गया बेटा? सवाल आपसे ये पूछा गया है, आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि बेटा ये कौन से पल्लव शासक हैं जो यहाँ पर अंतिम पल्लव शासक है। क्या है बेटा? अंतिम पल्लव शासक कौन है, ये सवाल आपसे जो है वो पूछा गया है, वो आपको आंसर करना है। सभी करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम, ठीक है। अंतिम पल्लव शासक का नाम पूछा गया है। क्या लिख रहे हो भाई? बी आंसर होगा, ए आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पर ध्यान से, अंतिम पल्लव शासक। अच्छा, पल्लवों की यदि हम चर्चा करते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। यदि हम पल्लव शासकों की बात करें या बात करें पल्लव वंश की, जब हम पल्लव वंश की बात करते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि जो पल्लव वंश है बेटा, सबसे पहला तो सवाल आएगा कि इसके संस्थापक कौन है। तो पल्लव वंश के संस्थापक का नाम क्या है बेटा? तो पल्लव वंश के संस्थापक का नाम है सिंह विष्णु। क्या नाम है बेटा? सिंह विष्णु। याद रखिएगा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है तो वो है सिंह विष्णु। इनको आप यहाँ पर नोट कर लेना। सिंह विष्णु जो रहते हैं साहब, यदि हम सिंह विष्णु की बात करें तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो याद रखिएगा 575 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा कब से कब तक किया था बेटा? तो 575 से लेकर 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी तक शासन किया। अपनी राजधानी किसे बनाया था? अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था बेटा किसे? कांची को, या जिसे हम कहते हैं कांचीपुरम। कांचीपुरम को इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना। अब बात आती है कि यहां पर यदि हम बात करते हैं पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे, ये सवाल आपका पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, उनका नाम क्या था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है बिल्कुल भी। उनका नाम था अपराजित वर्मन। क्या नाम था बेटा? उनका नाम क्या था? अंतिम शासक क्या जी पूछा जाएगा तो लिखेंगे अपराजित वर्मन। कौन थे बेटा? अपराजित वर्मन जो थे यहाँ पर क्या थे? अंतिम शासक थे पल्लव वंश के। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कौन थे बेटा? अंतिम शासक थे जो कि 79 से 97 तक रहते हैं। 879 से लेकर 897 ईस्वी या एडी तक जो है वो क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर जो है वो शासन करते हैं। कौन? अपराजित वर्मन। याद रखेगा। पल्लव वंश की जब बात आती है तो सवाल यह पूछा जाता है कि इनके दरबार में एक लेखक थे। किसकी बात आती है बेटा? सिंह विष्णु जी की बात आती है। तो इनके दरबार में एक लेखक थे जिनका नाम था भारवी, और भारवी ने एक किताब लिखी है। कौन सी? किरातूर्जिनियम। ये सवाल पूछा जाता है, किरातूर्जिनियम किताब को किसने लिखा हुआ है?
तो ध्यान रखिएगा किरातुर्जनियम किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो किरातुर्जनियम है ना, तुर्जनियम किताब जो है ये लिखी गई है बेटा भारवी के द्वारा, जो कि किसके दरबार में थे, सिंह विष्णु के दरबार में थे। समझ आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा भाई, सवाल है गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ज्योतिराव फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेंगे आंसर बढ़िया तरीके से। बहुत चुनिंदा सवाल, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ रोजाना, तो बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है बेटा, बताइए। सभी आंसर करेंगे बेटा। सवाल है गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, इसका आंसर आपको बन जाएगा, लेकिन जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा वो आपको बढ़िया तरीके से करने हैं नोट। करेंगे आंसर, क्या होगा राइट आंसर बताइए। सभी करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम। सभी करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम भाई बताइए। सभी को बताना है क्या होगा राइट आंसर। चलिए तो देखो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा, उसके पहले तो आप सभी लोग आंसर कर दें, फिर मैं आपको कुछ चीजें यहां पर जो है वो बताता हूं, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे बेटा। तो यहाँ पर सवाल क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है बेटा वो किस चीज को लेकर पूछा जा रहा है, सभी आंसर करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बेटा ज्योतिराव फुले। क्या होगा बेटा, ज्योतिराव फुले, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखना। क्या होगा बेटा, ज्योतिराव फुले। गुलामगिरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई बेटा, तो ये लिखी गई थी 1873। कब लिखी गई थी, 1873 में लिखी गई थी। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और ये जो गुलामगिरी किताब है ये किस पर बेस्ड है बेटा, तो ये है कास्ट सिस्टम पर आधारित। किस पर आधारित है, कास्ट सिस्टम है ना, याद रखिएगा जाति प्रथा पर आधारित किताब है। इसे आप नोट कर लेंगे सभी लोग, समझ आ गया। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, ज्योतिबा फुले की यदि हम बात करते हैं तो बेटा इन्होंने क्या किया था, पहली बार 1848 में पहला गर्ल्स स्कूल खोला था। पहला गर्ल्स स्कूल खोला, ध्यान रखिएगा, पहला सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और ये कहां पर खोला था, पुणे में। ये सवाल बनता है पहला गर्ल्स स्कूल पुणे में किसने खोला, ज्योतिबा फुले ने 1848 में खोला। इसको आप ध्यान रखिएगा। और उसी के बाद 1851 में इन्होंने पहला अछूतों के लिए स्कूल खोला। पहला अछूतों के लिए स्कूल खोला, याद रखिएगा किसने, तो भैया ज्योतिबा फुले ने। इनको आप यहाँ पर नोट कर लेना, इसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद आप देखोगे तो 1873 में ये काम करते हैं बेटा, क्या, सत्य शोधक समाज। क्या करेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना करेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, नोट कर लेना। ज्योतिबा फुले से यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो क्या क्या बेटा, पहली चीज ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किताब लिखी 1873 में। किस पर आधारित है बेटा, कास्ट सिस्टम पर आधारित है। ज्योतिबा फुले जी की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया बेटा, 1848 में पहला गर्ल्स स्कूल खोला। कहां पर, पुणे में खोजा बेटा। इसके अलावा 1851 में पहला अछूतों के लिए स्कूल खोला, नोट कर लो बढ़िया तरीके से। और उसके बाद 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी किसने, ज्योतिबा फुले ने। इनको आप ध्यान में रखिएगा, समझ आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा, करो आंसर। सवाल है आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था। आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था, बताएंगे। हुमायूं, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। हुमायूं, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। आपको यहां पर बताना है, क्या बताना है बेटा, आलमगीर की उपाधि किसने धारण करके रखी थी, बताइए। आलमगीर की उपाधि किसने धारण करके रखी थी, सभी को आंसर करना है। बढ़िया तरीके से कर दो, जोरदार तरीके से कर दो भाई, है ना। रोजाना आपकी क्लास हो रही है, खूब मेहनत करिए। जब मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको अपने लिए मेहनत करनी है, आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है, ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक कौन था, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। सभी को बताना है क्या होगा राइट आंसर, बताइएगा। सभी आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर, सभी आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर। फटाफट बताएं, जल्दी बताएं, बहुत बढ़िया।
सभी आंसर करेंगे। चले ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होने वाला है इसका राइट आंसर बेटा। आलमगीर की उपाधि किसने धारण कर दी थी? औरंगजेब। औरंगजेब वही व्यक्ति है साहब, ये किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था बेटा? याद रखेगा, शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, पहले भी मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से? पहला शाह सूजा, दूसरा मुराद, तीसरा दारा शिकोह, चौथा औरंगजेब। शाहजहां चाहते थे कौन से यहाँ पर शासन करे, कौन अगला बादशाह बने, तो दारा शिकोह को चाहते थे। बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब नहीं चाहता था कि कोई और जो है वो शासक बने, कोई और मुगल बादशाह बने। तो उसने क्या किया? अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ा, धर्मतपुर का युद्ध, या हम कह सकते हैं ये 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ता है? उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कब लड़ता है? 1658 में। और भरी सभा में क्या करता है बेटा? ये दारा शिकोह का सर कलम कर देता है और अपने पिता को, जिसको काल कोठरी में बंद करके रखा है, उसके पास भेज के बोलता है लो बना दो इसको राजा। समझ रहे हो? तो धन संपत्ति के लालच में आज कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं बचा। तो काहे लालच में ये सब चीजें करती है लोग, समझ नहीं आता। उसके बाद 1658 में गद्दी पर बैठ जाता है। 1658 से लेकर कब तक जो है वो शासन करता है ये? तो 1658 से लेकर 1707 तक मुगलिया सल्तनत, मुगलिया गद्दी पर बैठता है औरंगजेब, याद रखेगा। अंतिम सफल शासक कह सकते हो। या इसके बाद मुगल सल्तनत का डाउनफॉल आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? डाउनफॉल आ जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई भी बढ़िया राजा यहाँ पर नहीं होता, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है। कौन? औरंगजेब। क्या करता है? 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या। 9वें सिख गुरु लिख लीजिए, 9वें सिख गुरु क्या नाम है बेटा? गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर देता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या, तेग बहादुर जी की क्या करता है बेटा? की हत्या कर देता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कौन? औरंगजेब। नोट कर लेंगे। औरंगजेब क्या करता है? आपने सुना होगा अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। ये बंदा दोबारा चालू करवाता है। कब करवाता है? 1679, 1779 में, है ना। ये क्या करेगा बेटा? तो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर की शुरुआत कर देता है। जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर को क्या करता है? पुनः प्रारंभ करवा देता है। क्या करवा देता है बेटा? पुनः प्रारंभ करवा देता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। वो है भैया कौन? औरंगजेब। ध्यान रखना, आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण करता है। कौन? आलमगीर, औरंगजेब, याद रखेगा। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो आंसर। सवाल है, पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, जेम्स मिल, रामचंद्र गुहा या महात्मा गांधी? आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, बताइए। सवाल है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? ये सवाल पूछा गया, बताइए। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? किताबें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है बेटा। सभी करो, जल्दी करो, लेकर प्रभु का नाम। भाई बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर। सवाल आपसे पूछा गया है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम। भाई द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वही ब्रिटिशर्स जो भारत में आए। हमारा जो देश है ना साहब, हमारा देश इतना शानदार रहा है। हमारे देश की जीडीपी मैं आपको बता दूं, यदि हम बात करें एंशिएंट समय से अभी तक, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, भारत की जीडीपी दुनिया की 1/3 थी। 1/3, समझ रहे हो? 1/3 जीडीपी केवल भारत के पास में थी। इतना पैसा था भारत में। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे लूट कर सारा पैसा ब्रिटेन भेज दिया। और सोचो, जब अंग्रेज भारत से वापस गए 1947, उसके बाद में भारत की जीडीपी को 2% छोड़कर गए थे। समझ रहे हो? इतनी गंदी हालत कर दी थी अंग्रेजों ने, पैसा लूट कर। फिर भी भारत का क्या बिगाड़ पाए? हाँ, भारत की शिक्षा व्यवस्था को बहुत खोखला कर दिया। आज शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हमको, हमारी शिक्षा ऐसी है कि हमको कैसे भी करके नौकरी पाना है। नौकरी मतलब इंडिपेंडेंट,
आजकल एक शब्द आता है इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट है क्यों? क्योंकि हमारे पास नौकरी है। अरे हमारे यहाँ नौकरी वाला सिस्टम ही नहीं था साहब, हमें अंग्रेजों ने डाला। गोरा मतलब सुंदर, अंग्रेजों ने डाला, समझ लो, ये सब चीजें उनकी कही हुई है। चलेगा, क्या सवाल पूछा गया बेटा? तो राइट आंसर यहां पर होगा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसने लिखी है? जेम्स मिल ने लिखी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरीके का सिद्धांत दिया था किसने? ये दिया था बेटा किसने? आपके दादा भाई नेहरू ने। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेनेज थ्योरी दी थी, धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था बेटा? तो वो दिया था किसने? वो दिया था, ये किताब कौन सी थी? ये किताब दी गई थी कौन सी बेटा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में जो है ये चीज यहां पर दी गई थी। क्या दिया गया था बेटा? धन निष्कासन का सिद्धांत, कि अंग्रेज भारत का पैसा धीरे धीरे कर कर कहां ले जा रहे हैं? ब्रिटेन ले जा रहे हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था बेटा दादा भाई नेहरू जी ने। किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इस सिद्धांत को यहां पर दिया गया। इसे आप नोट कर लेंगे, समझ आ गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनकर पहुंचने वाले दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी की यदि हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये सब सवाल बनते हैं पेपर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1886 में पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं। पहले पारसी अध्यक्ष बनते हैं बेटा, कौन बनते हैं? दादा भाई नेहरू जी, याद रखना। और अभी हाल ही में दादा भाई नेहरू जी का एक मकान है जो कि लंदन में स्थित है, उसे लंदन की सरकार ने ब्लू प्लैंक का दर्जा दिया है। कुल मिलाकर उसे नेशनल हेरिटेज बना दिया है। अब उसको संरक्षित करके रखा जाएगा। समझ आ रहा है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा, करो आंसर। सवाल है न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? स्मारकों का, शिलालेखों का, सिक्कों का, कलाकृतियों का? आंसर कर दो, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो। क्या होगा राइट आंसर? आपको यहां पर बताना है। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? स्मारक, शिलालेख, सिक्के और कलाकृतियों का। आंसर करो, जल्दी करो, बताइए। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? बताइए। सभी को बेटा आंसर करना है, कोई बच्चा छूट ना पाए, फटाफट आंसर करते जाएं। बताइए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या लिख रहे हो बेटा? सी, वेरी गुड। न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन, किसकी स्टडी को क्या कहा जाता है बेटा? तो न्यूमिस्मेटिक्स की यदि हम चर्चा करते हैं तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉइन्स की स्टडी, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। इसे आप यहां पर ध्यान में रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बताइए। सवाल है अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य के लेखक कौन है? एविसेना, टॉलेमी, हिपर्चस या कोपरनिकस? आंसर कर दो, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? लिखा है अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य के लेखक कौन है? अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य के लेखक का नाम बताइए। बताइए, अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य किसने लिखा है? ये सवाल पूछा गया है आपसे, बताइए। और बहुत पुराने समय में लिखा है, 150 ईसा पूर्व में। बताइए। 150 ईसा पूर्व, 150 BC। 150 ईसा पूर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि ईसा पूर्व में तो ये थे ही नहीं, एडी में थे। 150 एडी लिखना बेटा, ईसवी। एडी मतलब ईसवी। 150 ईसवी में इन्होंने लिखा था। आंसर करेंगे बेटा, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा 150 ईसवी की बात करेंगे तो कौन आएगा? तो भैया वो आते हैं टॉलमी। कौन आते हैं बेटा? टॉलमी। इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य के लेखक कौन है? तो अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य लिखा गया है किसके द्वारा बेटा? टॉलमी के द्वारा 150 ईस्वी में। इसे आप यहां पर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या भी बताइए। सवाल है विदेशी यात्री पेस ने हम्पी के किन स्मारकों को विजय का घर कहा? है ना, विदेश यात्री पेस ने हम्पी के किन स्मारकों को विजय का घर कहा? क्या होगा राइट आंसर? महानवमी डिब्बा और दर्शक हॉल,
कमला महल और दर्शक हॉल, विठल मंदिर और दर्शक हॉल, इनमें से कोई भी नहीं। करेंगे आंसर, बताइए। सवाल आपसे बहुत बेहतरीन सा पूछा गया है, सभी आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। सभी करो, जल्दी करो, लेकर प्रभु का नाम लेते चले और बढ़िया तरीके से आंसर करते चले। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या लिख रहे हो बेटा, ए सी। कोशिश करिए बढ़िया तरीके से और नोट बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, तभी उद्धार होगा दोस्त, है ना, तभी उद्धार होगा। बताइए, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देंगे यहाँ पर। पहले विदेशी यात्री पेश ने हम्पी के किन स्मारकों को विजय का घर कहा बेटा, तो वो कहा था महानवमी डिब्बा और दर्शक हॉल को। महानवमी डिब्बा और दर्शक हॉल को जो विदेश यात्री पेश आया था उसने क्या कहा था बेटा, विजय का महल यहाँ पर कहा था। इसे आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। विजयनगर के जो राजा थे उनका महल कहा जाता था महानवमी डिब्बा को याद रखिएगा। महानवमी डिब्बा जो है, इसका जो आधार है, आधार मतलब ऐसा जो बेस बना हुआ है, वो तकरीबन 11,000 वर्ग फुट है। कितना बेटा, 11,000 वर्ग फुट है। इसको आप ध्यान रखिएगा, 11,000 वर्ग फुट है, याद रखना। और इसकी जो हाइट है, इसके ऊपर हाइट कितनी है, तो वो है बेटा 40 फुट की। कितनी है, 40 फुट की जो है वो क्या बनी हुई है, हाइट है। इसके आप ध्यान में रखिएगा, फीट की जो है वो हाइट है, इसे आप ध्यान में रखना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विदेश यात्री पेश ने हम्पी के किन स्मारकों को विजय का घर कहा, तो विजय का घर किसे कहा था बेटा, महानवमी डिब्बा और दर्शक हॉल को ध्यान रखना। समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से आता है भाई, क्या लिखा है, लिखा है 27 ईसा पूर्व में रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस द्वारा स्थापित शासन को क्या कहा जाता था, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपेट, प्रिंसेप्स और प्रिंसेट। करेंगे आंसर, बताइए। बढ़िया सवाल है आप सभी लोगों के सामने, कोशिश करो, जल्दी करो, लेकर प्रभु का नाम जपते चलो और आंसर करते चलो। बताइए, सभी आंसर करेंगे बेटा, क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या लिख रहे हो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम। बहुत सारे सवालों के आपको जवाब देने। क्या लिखा हुआ है बेटा, दिया हुआ है 27 ईसा पूर्व में रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस द्वारा स्थापित शासन को क्या कहा जाता था। तो ऑगस्टस द्वारा स्थापित शासन को क्या कहा जाता था बेटा, तो इसका राइट आंसर है प्रिंसिपेट कहते थे। क्या कहते थे बेटा, प्रिंसिपेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रिंसिपेट कहा जाता था। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है, क्वेश्चन इस लेवल पर आए हुए हैं। ये आपके जो है वो अलग अलग एग्जाम के सवाल हैं जो पूछे गए हैं, जो हम एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। तो कोशिश करो, टफ भी लग रहा है, नोट कर लो। मैं आपको पढ़ने का हमेशा एक तरीका बताता हूं कि जब भी कोई चीज आपको याद ना हो या कुछ नया लगे, उसे लिख लो। उसी को कहते हैं नोट्स बनाना। समझ में आ रहा है। फिर जब आप एग्जाम के समय से देखोगे तो आपको सारी नई चीजें और सारी जो आपको चीजें याद नहीं है वो आपको एक किताब में, एक कॉपी में मिल जाएंगी। उन्हें पढ़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी सी चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, करो आंसर। सवाल है, वर्ष 1910 में शाही जापान ने किस देश को अपने उपनिवेश के रूप में मिला लिया। बताएंगे, कोरिया, चाइना, तिब्बत और मंचूरिया। करिएगा आंसर जल्दी से, फटाफट करेंगे, जल्दी करेंगे। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। वर्ष 1910 में शाही जापान ने किस देश को अपने उपनिवेश के रूप में मिला लिया, कोरिया, चाइना, तिब्बत और मंचूरिया। करिएगा आंसर बेटा, सभी करो, जल्दी करो, लेकर प्रभु का नाम। बढ़िया सवाल आपसे जो है वो पूछा गया है, कोशिश करेंगे तो आंसर जरूर मिलेगा। बताइए, बहुत बढ़िया, सभी करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। फटाफट करें और आगे बढ़ते चले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या लिख रहे हो बेटा, वर्ष 1910 में शाही जापान ने किस देश को अपने उपनिवेश के रूप में मिला लिया। 1910 पूछा है। अच्छा याद रखना, यदि 1910 की जगह 1875 पूछता तो आंसर क्या होता। देखो ध्यान देना,
इसका जो राइट आंसर होगा बेटा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कोरिया। क्या हो जाएगा, कोरिया। याद रखेगा इन्होंने क्या किया था 1910 में, जो शाही जापान है ना, राजा महाराजाओं का जापान, उसने क्या किया बेटा 1910 में कोरिया को शामिल कर लिया जापान में। इसके अलावा 1875 में इन्होंने अपना एक और उपनिवेश बना लिया, और वो बनाया किसे, ताइवान को। ताइवान को पहले अपना उपनिवेश बना लिया 1875 में, 1875 में, और उसके बाद कोरिया को बना लिया। जापान पहले बहुत कुछ करता था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, परमाणु बम गिराते ही साथ कहता है अहिंसा परमो धर्मा, अब कोई हिंसा नहीं करनी, क्योंकि हिंसा से दुख मिलता है। और ये बात सच है, जितने जल्दी सीख जाओगे उतने जल्दी आपका उद्धार हो जाएगा। कभी किसी के बारे में बुरा करने का ना सोचो और ना करो, समझ में आ रहा है। और दूसरा चीज, किसी के साथ हिंसा नहीं करो, आप जीवन में दुखी नहीं होंगे, समझ आ रहा है, क्योंकि हिंसा का परिणाम कभी सुख नहीं हो सकता। नोट कर लेना इसको भी अपने दिमाग में, है ना। चलेगा, आप लोगों को बीच बीच में ज्ञान देता रहता हूं मैं, क्योंकि जीवन में सिर्फ पेपर पास करके सफलता पाना सब कुछ नहीं होता। पेपर पास होने के बाद कई लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, इनको यही नहीं पता जीवन जीना कैसे है, जीवन में करना क्या है, क्योंकि कभी किसी को अपना गुरु नहीं माना, कभी किसी से शिक्षा नहीं ली, अपने आप को सुप्रीम बना के रखा। समझ में आ गया? तो कुछ सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्या लिखा भाई, पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत किसके बाद घोषित किया गया, बताएंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, चतुर्थ आंग्ल सिख युद्ध। बढ़िया सवाल, करेंगे आंसर, सभी करेंगे। क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे, बताइए। सभी आंसर करो। सवाल आपसे बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत दमदार तरीके से पूछा गया है। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे। सभी करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या लिख रहा हो बेटा, किस युद्ध के बाद यहां पर जो है वो बोला गया। सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ध्यान देंगे, यहां पर पंजाब को ब्रिटिश ब्रिटिश भारत का नया प्रांत बना दिया गया, और ये बनाया गया था सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, और पंजाब जो है वो ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत बना दिया जाता है। और ये सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध कब होता है बेटा, तो ये होता है 1848 1849 में। याद रखिएगा, 1848 1849 में जो है वो आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। पंजाब पूरी तरीके से भारत का या ब्रिटिश भारत का क्या बना दिया जाता है, एक प्रांत बना दिया जाता है, और बात खत्म हो जाती है। ध्यान रखना। अगला सवाल है, सूरदास महान संत किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लिया माना जाता है, रामदास, हरिदास, चैतन्य या वल्लभाचार्य। आंसर करेंगे, सूरदास महान संत किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लिया माना जाता है या माने जाते हैं। आंसर करेंगे बेटा, सभी से सवाल है, फटाफट करो, जल्दी करो, क्या होने वाला है राइट आंसर, बताइए। सवाल आपसे जो है वो प्राप्त है, बताएंगे। सूरदास जी ने कुल मिलाकर किससे दीक्षा ली, ये सवाल है। सूरदास जी के गुरु कौन थे, ये सवाल है। आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। सभी करें, जल्दी करें, बताएं क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, मतलब कहना चाहिए कि जब इनके जीवन में ये गुरु आए, तभी आप देखोगे सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जो है प्रेरित हुए, श्री कृष्ण के बारे में लिखना चालू किया। सूरदास जी के गुरु कौन थे बेटा, जिन्होंने इनको दीक्षा दी, वो थे वल्लभाचार्य जी। कौन थे बेटा, वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी ने ही क्या किया, श्री कृष्ण की तरफ प्रेरित किया, श्री कृष्ण की भक्ति, है ना, भक्ति की तरफ लिखिएगा, श्री कृष्ण जी की भक्ति की तरफ सूरदास जी को प्रेरित किया, सूरदास जी को प्रेरित किया, सूरदास जी को क्या किया बेटा, प्रेरित किया। गुरु हम क्यों बनाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जो हमें सही राह दिखा सके, मार्ग दिखा सके, रास्ता दिखा सके, है ना। मेहनत तो अल्टीमेट हमें करनी है,
लेकिन गुरु राह दिखाने का काम करता है, राह पर चलना कैसे है वो बताता है, तब जाकर सफलता मिलती है। इसलिए देखना बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंचे और देखना उनके पीछे कोई गुरु था जो उन्हें जो है वो वहां तक पहुंचाने का काम करता है, शिक्षा दीक्षा देने का काम करता है, ध्यान में रखेगा। चलिए हम आचार्य चाणक्य को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जमीन से उठाकर सम्राट बना दिया, समझ रहे हो। चलिए किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी की खान, हीरे की खान, प्लेटिनम की खान, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। किम्बरले किस चीज के लिए फेमस है? ये सवाल आपसे पूछा गया, बताइए। किम्बरले आपको बताना है किस चीज के लिए फेमस है बेटा, सभी करेंगे। क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताएं। किम्बरले किस चीज के लिए फेमस है? सभी आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे। किम्बरले किस चीज के लिए फेमस है? ये सवाल पूछा गया है। किम्बरले बेटा किस चीज के लिए फेमस है? ये सवाल पूछा गया, बताइए। किम्बरले किस चीज के लिए फेमस है, बताएं। सभी करें, जल्दी करें, बताइए। बहुत बढ़िया। सवाल आपसे पूछा गया है कि किम्बरले किस चीज के लिए बेटा फेमस है, आंसर करो। क्या लिख रहे हैं? सी और डी और बी, वेरी गुड। चलिए ध्यान रखिएगा, किम्बरले की बात करेंगे बेटा। किम्बरले आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में, है ना। कहाँ मिलेगा? साउथ अफ्रीका का एक शहर है किम्बरले, है ना। साउथ अफ्रीकन सिटी है किम्बरले, से आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे गहरी हीरे की खान मिलती है, दुनिया की सबसे गहरी हीरे की खान मिलती है। अच्छा, भारत की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हीरा कहाँ मिलता है? भारत की बात करेंगे तो हीरा कहाँ मिलता है? आपने वो गाना सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, राइट, ऐसी कुछ है। तो आपने गाना सुना हो तो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। पन्ना उसमें एक्ट्रेस रहती है, हीरोइन रहती है, और एक्टर जो रहते हैं, लीड जो करते हैं, हीरो जो रहते हैं, कह सकते हैं वो रहते हैं कौन? देवानंद साहब। तो याद रखिएगा, पन्ना मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा हीरे मिलते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश में। यदि हम बात करेंगे भारत में हीरे की तो ध्यान रखिएगा पन्ना मध्य प्रदेश में, ठीक है, समझ आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्या लिखा बेटा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी में हुई थी 1996, 1995, 1997 और 1998, 1998। करेंगे आंसर, जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। आपसे सवाल पूछा गया है, क्या बोला गया बेटा, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? ये सवाल है आपके लिए, बताइए। सभी आंसर करें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कई सवाल आते हैं। स्थापना कहां हुई थी, हेड ऑफिस कहां पर है, कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो सवाल यहां पर बनते हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यदि हम WTO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी 1995 में। कब हुई थी बेटा? 1 जनवरी 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। और इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस के लिए आप कहां जाओगे बेटा? तो सीधा गाड़ी पकड़ना, कहां जाओगे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहां पर मिलेगा बेटा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो आपको यहाँ पर हेड ऑफिस मिल जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ के हेड कौन है? अभी हेड कौन है, ये सवाल बन सकता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हेड कौन है बेटा यहाँ की? तो यहाँ पर गोजी ओकोंजो इविएला। कौन है बेटा? गोजी ओकोंजो इविएला, है ना। नाम याद मत रखना, इतना जरूरी नहीं है, एग्जाम में आने की कोई चांस नहीं बनते। इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश क्या है बेटा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। कौन कौन सी भाषा है बेटा? याद रखिएगा, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, है ना। ये क्या है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज है। किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की। इसे आप नोट कर लेना सभी लोग बढ़िया तरीके से, समझ आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1929 दिसंबर में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? बताइएगा। पूर्ण स्वराज की, इसका आंसर तो आराम से करोगे आप लोग। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी
1929 दिसंबर में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये सवाल पूछा गया है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था, इसके कारण बहुत सारे परिवर्तन आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई देश में। बताइएगा, कोशिश करो बेटा, कुछ सवाल सिंपल रखेंगे, कुछ सवाल मीडियम रखेंगे, कुछ सवाल थोड़े से टफ रखेंगे, तभी तो तैयारी बेहतरीन होगी। आंसर करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम, बढ़िया तरीके से कर दो बेटा। क्या होने वाला है राइट आंसर, बताइए। सभी करें, जल्दी करें, लेकर प्रभु का नाम भाई, बताएं। बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा है, वर्ष 1929 दिसंबर में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात हुई। आप देखना, ये जो समय चल रहा था 1929 से पहले 20, 25, 23, 28, ये जो समय चल रहा था, इस समय लगातार स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी। स्वतंत्रता तो हम पहले से मांग रहे थे, इस समय ज्यादा उठ रही थी। हम एक और मांग उठा रहे थे कि भारत में संविधान बनना चाहिए, भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। ब्रिटेन से काहे चीजें चलती हैं। अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम बना देंगे, ठीक है, लॉलीपॉप दे रहे थे, हम बना देंगे, हम बना देंगे, हम बना देंगे लगे थे। हमने कहा बनाओ ना भैया। 1909 का आ गया आपका एक्ट आ गया, 1919 का एक्ट आ गया, उसके बाद 1922, 23, 24, 25 सब निकल गया, बना क्यों नहीं रहे। अंग्रेज कहते हैं एक काम करो, जब तुमको इतनी पड़ी है। अच्छा, उसके पहले एक और चीज होती है, 1923 में आप देखोगे स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास स्थापना करते थे। ये अलग सवाल है, कभी फिर से बताऊंगा। और ये कहते हैं कि एक काम करो, संविधान सभा बनाने का तरीका हम बता दे रहे हैं, तुम बनवा दो सभा। एक काम करते हैं हम लोग, सभा में क्या करते हैं हम लोग, चुनाव करते हैं। हर 10 लाख में से एक व्यक्ति को जो है वो चुनेंगे, जो व्यक्ति चुनकर आएगा उसको हम संविधान सभा में रख लेंगे और वो संविधान सभा देश का संविधान बना देगी। अंग्रेजों ने कहा ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, लॉलीपॉप तो है, खा लो। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर लोग पीछे पड़ गए। तो अंग्रेज कहते हैं एक काम करो, जब इतने पीछे पड़े हो तुम खुद बना के बता दो ना कैसे बनेगा संविधान। तो यहाँ पर क्या होता है, मोतीलाल नेहरू इस बात को ले लेते हैं और वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। आपको पता होगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट करके आती है। नेहरू रिपोर्ट में बाकी सारी चीजें तो ठीक ठाक थी, एक चीज में दिक्कत हो गई। इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस दे दो भारत को। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, ऊपर राजा रानी का शासन, मतलब गवर्नर जनरल को बिठा दिया जाएगा और नीचे पूरा भारतीय शासन करेंगे, ये दे दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं भैया, पूरी आजादी, तुम तो जाओ, अंग्रेजों को जाओ बोला। जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं भैया डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए, निकलो। अब यहां पर बात आ गई कि क्या करें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होना था 1929 के दिसंबर में। इन्होंने कहा ठीक है आयोजन किया जाए। आयोजन किया जाता है लाहौर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन में जो अध्यक्ष रहते हैं वो बनाए जाते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन बनाए जाते हैं बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमें छोटी मोटी आजादी नहीं, पूरी आजादी चाहिए। और आजादी कब चाहिए, 26 जनवरी 1930 तक। नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे बेटा, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर लेंगे। ये इन्होंने सीधी बात यहाँ पर कर दी, है ना। और इसलिए आपको पता होगा हम आजाद तो 15 अगस्त को हो गए थे, तो अब 15 अगस्त को आजाद हो गए, तो इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को मनाएंगे। तो अब क्या करें, तो हमने अपना जो संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसे हमने लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। इसी कारण से किया था कि 26 जनवरी को हम पहली बार इंडिपेंडेंस डे मना चुके थे। तो इसको याद करने के लिए हमने क्या किया, 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया, अपने संविधान को लागू कर दिया। इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है जी, क्या लिखा है, साइना नेहवाल ने कहां पर हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, 2016, 2012, 2008 और 2004। करेंगे सभी लोग आंसर बेटा, क्या होने वाला है राइट आंसर, एक बार सभी आंसर कर दें फटाफट। सवाल आपसे क्या पूछा गया बेटा, साइना नेहवाल के बारे में सवाल पूछा गया है कि कौन सा ओलंपिक हुआ था जब उन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा ओलंपिक हुआ था साइना नेहवाल ने जब जो है वो क्या जीता था, यहाँ पर कांस्य पदक जीता था, ये सवाल है। आजकल कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जो कि प्रीवियस जो ओलंपिक हुए उनसे पूछ लिए जाते हैं, तो जरा ध्यान से इनका आंसर करना। बताइएगा
क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताएं क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, बताइए। सवाल है, साइना नेहवाल ने कहां पर हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? कहां पर हुए लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता, बताइए। तो बेटा ध्यान देंगे यहां पर क्या होगा राइट आंसर। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो ओलंपिक हुआ था ये 2012 में हुआ था। 2012 का ये ओलंपिक कहां पर हुआ था बेटा? लंदन में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। और इस ओलंपिक में साइना नेहवाल किसकी प्लेयर है बेटा? तो ये खेलती हैं बैडमिंटन। क्या खेलती हैं? बैडमिंटन की प्लेयर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसमें एक कांस्य पदक लेकर आती है। बैडमिंटन कहां खेला जाता है बेटा? तो बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में। कहां खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा, और चीजें आपको पता है भैया जो सवाल लगातार एग्जाम में बनते हैं। ओलंपिक की बात करें तो पहले ओलंपिक कब हुए थे? 1896 में एथेंस ग्रीस में जो है वो आयोजित किए गए थे। लास्ट जो ओलंपिक हुआ 2020 का, जो कि 2021 में हुआ, ये ओलंपिक कहां पर हुआ बेटा? टोक्यो में हुआ। कहां? टोक्यो, जापान में, याद रखेगा। उसके बाद 2024 का ओलंपिक कहां होने वाला है बेटा? तो 2024 का ओलंपिक होने वाला है पेरिस, फ्रांस में। कहां पर होगा? पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। और फिर 2028 का ओलंपिक होने वाला है कहां पर? लॉस एंजलिस में। कहां पर होने वाला है? लॉस एंजलिस में होने वाला है। और उसके बाद 2032 का ओलंपिक कहां पर होगा? तो बेटा ये होने वाला है ब्रिस्बेन में। कहां पर होने वाला है? ब्रिस्बेन में होने वाला है। इन सबको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। समझ आ गया? अच्छा, एक और चीज, अभी तक भारत को ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल मिले हैं? तो अभी तक भारत को ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल मिले हैं। कितने मिले हैं बेटा? 10 गोल्ड मेडल मिले हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें से 8 गोल्ड मेडल सिर्फ और सिर्फ इंडियन हॉकी टीम ने दिलवाए हैं। किसने दिलवाए हैं? इंडियन हॉकी टीम। शानदार खेलती थी, शानदार परफॉर्मेंस देती थी, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक यहां पर जो है वो अभिनव बिंद्रा सन 2008 में दिलवा देते हैं। अभिनव बिंद्रा सन 2008 में क्या करते हैं? भारत को गोल्ड मेडल जो है वो दिलवाते हैं। तो भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कब आता है बेटा? 2008 में आता है। उसके बाद आप देखोगे तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी क्या होता है बेटा? यहां पर नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, है ना, भाला फेंक में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या करते हैं बेटा? यहां पर रिकॉर्ड तोड़ते हैं और भारत को गोल्ड मेडल दिलवा देते हैं। वो भी आप यहां पर क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो काफी सारे सवाल आते हैं, फिलहाल आप इतना याद रखें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का संशोधन जिसे दल बदल विरोधी संशोधन के रूप में जाना जाता है, ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये सवाल पूछा गया कि बेटा ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है। बताइए, सभी आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। ये कौन सा संविधान संशोधन था? बताओ क्या होने वाला है राइट आंसर। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही आंसर करना। मैंने आपको सारे संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट लिस्ट कराई है, आगे भी कराऊंगा। हम लोग प्रॉपर एक एक पॉइंट, एक एक चीजों को लेकर चल रहे हैं। आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। आप मेरे कहे अनुसार चलते चलो, मैं आपको सफलता तक पहुंचा दूंगा बेटा। बढ़िया तरीके से पढ़ना है। चलिए, तो देखो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है बेटा? हमने पहले भी पढ़ा है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52वां संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल संबंधी कानून के लिए था। क्या हुआ था उस समय यदि आप बात करोगे? ये 52वां संविधान संशोधन जो होता है, 52वां संविधान संशोधन जो होता है बेटा, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। इस दौर में एक बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा था, आया राम गया राम, है ना। क्या होता था, बहुत सारे नेता एक पार्टी से चुनाव तो लड़ लेते थे, जीत जाते थे, और जीतने के बाद पार्टियां बदल लेते थे। अब पार्टियां बदल लेते थे तो भैया एक प्रकार से तो जिसने वोट किया उसका तो आपने बहुत नुकसान कर दिया। अब मान लो उसने पार्टी देखकर वोट दिया हो तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बहुत ज्यादा होने लगा तो सरकार को लगा कि इस पर कानून बनाना पड़ेगा, और कानून जो है वो यहाँ पर क्या किया गया बेटा? कानून यहाँ पर बनाया गया और 52वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके अंतर्गत ये कहा गया
कि यदि कोई व्यक्ति जीतने के बाद पार्टी बदल लेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। समझ आ गया? इसको आप ध्यान रखना। एक और प्रावधान दिया गया कि यदि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर जो है वो क्या करेंगे, एक साथ पार्टी बदल लेंगे, तो फिर पार्टी में जो है वो किसी की सदस्यता रद्द नहीं होगी। एक और प्रावधान, तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि मान लीजिए आपको पार्टी से निकाल दिया गया, तो यदि पार्टी से निकाल दिया गया है तो भी आपकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये सब प्रावधान किए गए और इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ दी गई। और वो अनुसूची कौन सी जोड़ी गई बेटा? वो जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची यहां पर जोड़ दी गई। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं, है ना। अब मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां पर छोड़कर जा रहा हूं। आपको मुझे ये बताना है कि भैया ये बताइए आप लोग कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में अनुसूचियों की संख्या, है ना। बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपको कमेंट सेक्शन में इसका होमवर्क का क्या देना है बेटा? आंसर देना है सभी को, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए क्लास दमदार, शानदार, जबरदस्त रही होगी। बढ़िया तरीके से पढ़े, जीवन में आगे बढ़े। कभी भी कोई दिक्कत हो मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूं। रोज क्लास को अटेंड करें, समय पर उपस्थित हो गए और जो भी आपके डाउट है आप सारे पूछ सकते हो। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड डे, थैंक यू।